स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो चलिए आज फिर से आपका टेस्ट है और टेस्ट में आप लोगों से इंडियन पैनल कोड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि भारतीय दंड संहिता के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। और चूँकि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा। और जो भी प्रश्नों का कलेक्शन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देख करके बनाया गया है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस रहे हों या बीएचयू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस रहे हों या फिर डीयू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हो। तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला करके ये सीरीज़ बनाई गई है। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही दे पा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर आप देते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है, आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। डिटेल पता है तो डिटेल भी आप लोग शेयर करेंगे जल्द से जल्द। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब ऑलरेडी दिया था, पर मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन से सभी लोग अपडेट हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो जजेस का नंबर होता है वो टोटल 15 होता है। ठीक है, 9 वर्षों के लिए इनका नियुक्ति किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्षों पे लगभग कुछ जो न्यायाधीश होते हैं उनको नए पद दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन डिफाइंड? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 120, सेक्शन 120A, सेक्शन 123 एंड सेक्शन 231। इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है सेक्शन 120A। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑफ रेग बनाम गोविंद? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित न्यायालयों में से किसने रेग बनाम गोविंद वाद में निश्चय किया था? किस न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया था? तो यह निर्णय किसके द्वारा सुनाया गया था? सेशन कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा या फिर दोनों ही के द्वारा सुनाया गया था? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा इस वाद में निर्णय दिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, केसेस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण केसेस हैं उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया? देखिए, प्रश्न समझेंगे। प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बलपूर्वक या फिर उसको अपने बहकावे में लेकर के उसको उसकी जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कौन सा अपराध कर रहा है? ठीक है, आई थिंक आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। ऑप्शन ए है व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग, ऑप्शन बी है अपहरण यानी कि एब्डक्शन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जब क्या हो रहा है, बिना उसकी सहमति के उसको क्या किया जा रहा है, उस स्थान से हटाया जा रहा है बलपूर्वक या फिर बहकावे में ला करके, तो ये किस में आएगा? ये अपहरण की गिनती में आता है। चलिए आगे देखेंगे। कोई बात अपराध नहीं है जब एक शिशु द्वारा किया जाता है। ठीक है, शिशु किसे कहेंगे पहले तो ये जान लीजिए। शिशु की एज क्या होनी चाहिए? और नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई अ चाइल्ड, यानी कि यदि किसी बच्चे द्वारा किसी शिशु द्वारा अपराध किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा यदि उसकी आयु है। कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, आईपीसी मैंने पूरी आपको पढ़ाई थी, जिसमें आपको सारे डिटेल में बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, यदि 1 से 7 वर्ष के बीच में कोई शिशु है जो क्या करता है, कोई भी अपराध करता है, तो वो चूँकि क्या है, मेंटल लेवल पे पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, यानी कि उसमें मानसिक परिपक्वता का अभाव होने के कारण उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।
ठीक है, यानी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देंगे, इसमें इंग्लिश में गलती हो गया है और हिंदी में जो ऑप्शन दिया गया है वो सही है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बिलो 7 ईयर ऑफ एज, ये ध्यान नहीं देंगे, 9 ईयर नहीं 7 ईयर, ठीक है। 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो शिशु की कैटेगरी में आते हैं, और चूंकि ये मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, ये मेंटल लेवल पे मैच्योर नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा और ऑप्शंस इनके जो सही हैं उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है अपराध के लिए, यानी कि अपराध के लिए क्या आवश्यक तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेसेसरी ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है। यानी कि क्राइम के लिए क्या चीज़ें आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इन्वेंशन, आविष्कार करना, क्या किसी को कोई भी मतलब कि अपराध करना है, कोई क्राइम करना है तो उसके लिए कोई इन्वेंशन करने की ज़रूरत होती है, अपराध करने की ज़रूरत होती है। मैंने तो ऐसा सुना है भाई कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता के लिए लोग आविष्कार करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है कि क्राइम के लिए भी लोग आविष्कार करते हैं। चलिए, ऑप्शन 2 है यहाँ पे प्रयास, यानी कि अटेम्प्ट करना, और सी है बोथ ऑफ दिस, एंड डी है नन ऑफ दिस, यानी कि या तो दोनों है या तो इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या अपराध के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आविष्कार क्राइम के लिए आवश्यक नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि अपराध करने के लिए उससे पहले कोई आविष्कार किया जाए, फिर ही उसके बाद ही कोई अपराध किया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा चोरी के अपराध से संबंधित है। Which section of the Indian Penal Code deals with the offence of theft, यानी कि चोरी के लिए कौन सा धारा का प्रावधान करता है भारतीय दंड संहिता, यह बताना आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 378, ऑप्शन बी है सेक्शन 420, और सेक्शन तीसरा जो ऑप्शन है वो सेक्शन 390 है, और लास्ट ऑप्शन है 380, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378 चोरी को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। यानी कि इंडियन पैनल की धारा 378 के अकॉर्डिंग चोरी शब्द को डिफाइन किया गया है। 420 अगर सेक्शन की बात करें, धारा 420 की बात करें तो धारा 420 में चीटिंग को डिफाइन किया गया है, चीटिंग मतलब छल को डिफाइन किया गया है, और 390 में रॉबरी यानी कि लूट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप नोट कर लेंगे। आगे है द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज, यानी कि दंड का उद्देश्य क्या होता है, दंड का उद्देश्य क्या है, किसी को दंडित क्यों किया जाता है। चाहे आप अपने पेरेंट्स के द्वारा ही दंडित किए जाते हैं तो वो क्यों दंडित किए जाते हैं, आखिर वो क्यों आपको दंड देते हैं, क्या उनको दंड देने में मज़ा आता है, या फिर उनको आपसे बदला लेना होता है, या फिर कोई जाति दुश्मनी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए या फिर रोकने के लिए क्या किया जाता है, दंड का प्रावधान किया जाता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स द्वारा हो, चाहे आपके सरकार द्वारा हो, या फिर आपके कानून द्वारा हो। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, ताकि अपराध को रोका जा सके। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध उद्दापन की परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। अपराध उत्पादन की परिभाषा दी गई है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन एक है सेक्शन 381, ऑप्शन बी है 420, और सेक्शन 383, और लास्ट जो ऑप्शन है वो 390 है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 383। क्या करता है, यह प्रावधान करता है, 383 यह प्रावधान करता है कि अपराध उद्दापन, ठीक है, क्या है, इसकी परिभाषा देता है सेक्शन 383। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है तो उससे कौन सा अपराध
किया जाता है। ठीक है, रोग मतलब मान लीजिए कि अभी किसी को किसी भी बीमारी का इंजेक्शन दे दिया जाए तो और वो बीमारी जो है संक्रामक है, तो उस व्यक्ति को वो संक्रामक बीमारी जो है हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसको चोट पहुंचाई जाए, या फिर उसको ऐसा चोट दिया जाए जिससे वो हमेशा के लिए अपंग हो जाए या किसी बीमारी से जूझता रहे ताउम्र। तो ये किस प्रकार का जो अपराध हो रहा है, ये कौन सा अपराध हो रहा है? ऑप्शन ए दिया है उपहत्या यानी कि हर्ट किया जा रहा है, उसको चोट पहुंचाई जा रही है। ऑप्शन बी है सेडिशन राजद्रोह किया जा रहा है। ऑप्शन 3 है किडनैपिंग किया जा रहा है, व्यापहरण किया जा रहा है उसका। ऑप्शन 4 है अफरे यानी कि उसके साथ दंगा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का मैं समझ रही हूँ कि इस प्रश्न का सही आंसर आप पहुँच चुके होंगे। हर्ट किया जा रहा है यानी कि उसको शारीरिक रूप से चोट पहुँचाई जा रही है, उसके साथ उपहत्य किया जा रहा है। देखिए हिंदी में सोचिए आप, लीगल जो लैंग्वेज है इनकी कितने टफ है। उपहत्य जो हम कभी सामान्य भाषा में यूज ही नहीं करते हैं और समझ ही नहीं पाएंगे कि उपहत्य होता क्या है। हर्ट तो समझ लिया, हाँ चलो भाई किसी को हर्ट करना यानी कि चोट पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर यह हो जाएगा और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं फिलहाल तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाई हुई हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारा राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द ऑफेंस ऑफ सेडिशन? आईपीसी की कौन सी धारा राजद्रोह को परिभाषित करती है? ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन 124A, ऑप्शन बी है सेक्शन 420 और ऑप्शन सी है सेक्शन 383, ऑप्शन डी है सेक्शन 390। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शन 124A। और ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है और सेडिशन मैंने आपको अलग से भी पढ़ाया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और चूँकि सेडिशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तत्काल में इसको समाप्त करने के लिए इसमें से कई सारी चीज़ों को जो है निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश दिया हुआ है। और अभी हाल ही में राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको भी कोर्ट ने क्या कर दिया है, राहत दी है, उन्हें जेल से रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो राजद्रोह है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं वीडियो थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाऊँ और बाकी सारे कंटेंट रेडी कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। कल की वीडियो जो होगी उस पे मैं आपको काफ़ी सारे प्रश्न देने वाली हूँ, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। और कल भी मैं हो सकता है कि आईपीसी और सीआरपीसी मिक्स करके आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो। और चलिए फिर तब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।